प्यारे परीक्षार्थियों, आप सबका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं आज विज्ञान के इस दमदार, जानदार और जबरदस्त सेशन पर, जहां पर मैं आप सभी का फिर से एक बार इस इंडिया की सबसे जबरदस्त टीचिंग परीक्षा पे स्वागत करता हूं, जो कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और जहां पर हम आपको तैयारी करा रहे बीपीएससी टीआरई 4.0 की। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे आज के इस जबरदस्त सेशन में, जहां पर आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन, माने कि A1 क्लास के क्वेश्चन देखने वाले हैं, और वो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कुछ लेके आया हूं आप सभी के लिए। तो आज से हमारा नया सेशन शुरू होगा, और जो 500 क्वेश्चन वाली जो सीरीज हमने चलाई थी उसकी टेस्ट रहेगी आने वाले संडे को। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ में कल दानी सर भी एक महा मैराथन करने वाले जीके जीएस की, जो लगभग 3 से 4 घंटे चलने वाली है और दोपहर 1 बजे से शुरू होगी। और साथ में आपको टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा, फ्री में टेस्ट रहेगा, वो आप अपने मोबाइल पे खुद दे सकते हो। ठीक है, जिस तरह से आप पेपर सॉल्व करते हो ना, उसी तरह से आप टेस्ट को भी दे पाओगे अगर ये पूरा का पूरा लाइव सेशन आपने देख लिया। तो बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है कर का, तो आपको इसे भी ज्वाइन करना है ताकि आप खुद देख सको कि आपकी तैयारी कितने लेवल की बनी है, आप कितने पानी में हो। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। पर ये एक बहुत बढ़िया कमेंट जो है आज मॉर्निंग में हमें देखा है, लाइव कमेंट में एक गर्ल ने किया जिसका नाम है मजीबुल हक नाम के इन्होंने स्टूडेंट ने किया है। उन्होंने बोला है कि कुलदीप सर और दानी सर, आप दोनों हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो और आप दोनों हमारे लिए ग्रेट हो सर, आप दोनों के लिए दिल से। और यहाँ पे जब दिल काउंट किए, ये आपका कमेंट हमें ऊर्जा देता है, वो सही बात है, पर इनका कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पे हार्ट काउंट करोगे तो आपको कितने हार्ट दिख रहे, कोई काउंट कर सकेगा? चले जल्दी जल्दी, है ना? कितने काउंट है हार्ट? अगर काउंट करोगे, गिनोगे, तो इसमें 33 हार्ट आ रहे हैं, है ना? 33 आ रहे। अब सवाल ये आता है कि दानी सर को कितने देने हैं दानी सर को कितने देने हैं और कुलदीप सर कितने रखने वाले हैं? ठीक है, ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मजीबुल जी, ठीक है, ताकि हम उसे डिवाइड कर सके है ना? ये बहुत बहुत प्यार है आपका जो टीचिंग परीक्षा के ऊपर है, आपका भरोसा है, और इसी भरोसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप सबों के लिए। बस आप बोल दो कि सर हमें ये चाहिए, ठीक है। और ये सब बातें हम पेड वालों बच्चों को भी दे रहे हैं और साथ में यूट्यूब वाले बच्चों का भी नुकसान ना हो, इसलिए भी हम पूरी तरह से यहाँ पे तत्पर है और आप सभी के लिए काम करें। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पर दिल की बात निकल ही गई है, दिल की बात निकल ही गई है, तो सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर मैं इंसानों की बात करूंगा, ह्यूमन की बात करूंगा, तो उनके अंदर जो दिल होते हैं भाई साहब, इनमें कितने चेंबर्स होते हैं? सभी लोग मुझे इसका आंसर बता देंगे। वही अगर मैं फ्रॉग की बात करूंगा, माने कि मेंढक की अगर बात करूंगा, तो मेंढक के अंदर, उसके दिल में कितने चेंबर्स होते हैं आप बता दोगे। वही अगर मैं मगरमच्छ की बात करूंगा, माने कि क्रोकोडाइल की अगर बात करता हूं, तो क्रोकोडाइल के अंदर जो उसका हार्ट होता है, उसके अंदर कितने चेंबर होते हैं, ये सभी बातें आप मुझे बता दोगे। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। तो कितने चेंबर रहेंगे जी? वो रहेंगे आपके 4 चेंबर। हम इंसानों में कितने चेंबर होते हैं, कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। इसके अंदर कितने रहेंगे? ये क्या है? ये आपका उभयचर है। और उभयचरों में कितने चेंबर होते हैं जी? वो होते हैं आपके 3 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 3 चेंबर होते हैं। और क्रोकोडाइल, अब मुझे बताइए, ये क्रोकोडाइल कौन से वर्ग में आता है? ये क्या रेप्टाइल्स में आएगा या एम्फीबिया में आएगा? मानी ये सरीसृप में आता है कि एम्फीबिया, माने कि उभयचर में आता है? सभी लोग इसका बताएंगे जी, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? क्रोकोडाइल आता है आपके सरीसृप में। किस में आता है? सरीसृप में आता है, माने कि ये आता है रेप्टाइल्स में। किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है। और रेप्टाइल्स में जनरली 3 चेंबर का हार्ट होता है, पर ये क्रोकोडाइल जो है भाई साहब अलग है, ये अलग है। इस अलग माने क्या है? क्रोकोडाइल में भाई साहब 4 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं जी? 4 चेंबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? उसी तरह से मैं अगर मछली की बात करूंगा, मछली जल की है रानी, पानी उसका है, क्या बोलेंगे उसको?
जीवन उसका है पानी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो बताओ मछली भाई साहब, मछली के अंदर जो उनका हार्ट होता है, जो दिल होता है, उसके अंदर कितने चेंबर होते हैं, ये भी आप मुझे बता दोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल पवन कुमार जी, आपको मैं वादा करता हूं कि आने वाला कुछ दिनों में हम लूसेंट और एनसीईआरटी की सीरीज चलाने वाले हैं। लूसेंट और एनसीईआरटी की सीरीज, वहां पे एनसीईआरटी के हर एक क्लास है, 6वीं से लेकर 10वीं तक जितने भी क्लास है, उन सभी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन लेके आने वाला हूं आप सभी के लिए। आपके लिए कुछ भी, दिल भी हाजिर है जिसमें 4 चेंबर है, इसके अंदर भाई साहब 2 ही चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 2 ही चेंबर होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, पहला आज का। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट माने की इकाई क्या रहेगी? ये मैंने आप सभी के लिए कल होमवर्क छोड़ा था, और इसका आंसर आप सभी लोग कर दोगे जल्दी से। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जी बिल्कुल निखिल जी, मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है आप सभी के लिए, जहां पे लूसेंट और एनसीईआरटी की पूरी सीरीज चला जाएगी लगभग, है ना। और जितने हो सके भाई साहब उतना फायदा ले लो अभी, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए सभी लोग आंसर बता देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका कूलम। क्या रहेगा? कूलम। और कूलम ये आपकी रहेगी इलेक्ट्रिक चार्ज माने की आवेश की इकाई रहेगी। और आप सभी को पता है कूलम माने की चार्ज, और वोल्ट माने की ये होता है वोल्टेज की इकाई रहेगी, जिसे हम विभवांतर बोलते हैं। ओहम किसकी इकाई है जी? ओहम किसकी रहेगी? रेजिस्टेंस की इकाई रहेगी, ये भी आपको याद रखना है। और जूल किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? ऑप्शन देता हूं, ये भाई साहब वर्क की इकाई रहेगी। बी ऑप्शन ये एनर्जी की इकाई रहेगी। थर्ड ऑप्शन देता हूं, ये पावर की इकाई रहेगी। इसका आंसर देखें सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जूल किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? सभी लोग आंसर करेंगे तो इसका आंसर रहेगा भाई साहब, मुझे बताए बहुत सारे लोग इसका सही उत्तर देने वाले हैं, शायद गलत भी हो सकता है। जूल किसका इकाई है? वर्क और एनर्जी दोनों की इकाई है। वर्क और एनर्जी दोनों की इकाई है, आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कुछ बातें हैं, इनको आपको याद रखना है, वो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। मैं एक एक बात बता रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में वो याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि अभी अभी इलेक्ट्रिक करंट की बात आई, तो इसकी इकाई रहेगी आपकी एम्पियर। इलेक्ट्रिक वोल्टेज माने कि जिसे हम विद्युत विभव बोलते हैं, अंतर बोलते हैं, उसका आंसर, उसकी इकाई रहेगी वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, माने कि प्रतिरोध की अगर बात हो रही है, तो इसकी इकाई रहेगी ओहम। क्या रहेगी? ओहम, जिसे कि हम इस तरह से लिखा जाता है। पावर की बात हो रही है, तो पावर को आपको याद रखना है, इसकी इकाई रहेगी वैट। क्या रहेगी? वैट ये इकाई रहेगी। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई रहने वाली आपकी कूलम। जितने बातें बता रहा हूं सभी लोगों को आपको एक एक कर कर कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि हमें वो समाज बनाना है अपने साइंस की सेशन में, जो एक दूसरे से बात करे, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन पूछे। तो चलिए कैपिटेशंस के बारे में ना ध्यान रखिए, इसका कुछ काम नहीं, इसका भी उतना कुछ काम नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन ना आया। उसके बाद कंडक्टेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। कंडक्टेंस देखिए, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता मतलब क्या होता है? इसकी इकाई रहेगी आपकी सीमेन। क्या रहेगी? सीमेन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इसका रहेगा वेबर। और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूंगा तो इसका टेस्ला रहेगा। एनर्जी की पता है आपको, उसका रहेगा आपका जूल। और फ्रीक्वेंसी का पता है, इसका क्या रहेगा? आपका हर्ट्ज रहेगा। तो ये पूरा का पूरा टेबल आपको अच्छे से याद करना है, और एक एक बात आपके दिमाग में खुद में बिठा देनी है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के, इसका आंसर कर देंगे जल्दी से, बताए क्या रहेगा? हाँ, पारसेक ये किसकी इकाई रहेगी? पारसेक ये किसकी इकाई रहेगी? सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिया, पर कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है बी। तो सभी लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। पारसेक ये इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई है, वो है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की। माने की सीधी सी बात है, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है।
ठीक है, सबसे बड़ी। माने कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है, जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी स्टार्स है, उनके बीच की जो दूरी हमें गिननी है, एक ब्रह्मांड से लेकर, है ना, एक सोलर सिस्टम से लेकर दूसरी कोई सिस्टम होगी, उन दोनों के बीच का हमें अंतर गिनना है, तो वो गिना जाता है आपके पारसेक में गिना जाता है। और उसी तरह से एक और इकाई है जिसके बारे में आपको पता है, आप मुझे आंसर बताओगे कि एक और इकाई है जिसे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस गिनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खगोलीय दूरी जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका आंसर सभी लोग मुझे बताएंगे। चलिए बताइए, चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। एक और इकाई हमने पढ़ी है और वो इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये वो इकाई है जिसमें क्या गिनी जाती है, खगोलीय दूरी गिनी जाती है। क्या गिनी जाती है, खगोलीय दूरी, माने कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस गिना जाता है। क्लियर हो गया है। अब अगर आपको कुछ सवाल पूछ लिया जाए कि प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो उसका उत्तर आपका ये रहा, आपको याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष मतलब कितना होता है, ये होता है 9 into 10 to the power 15 मीटर लगभग, ठीक है। और वही अगर एक पारसेक की बात कर रहा हो तो लगभग 3 गुना में 10 का घात 16 होता है। अगर दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो बड़ा कौन है, पारसेक बड़ा है। माने कि पारसेक जो है वो बड़ा होता है आपका लाइट ईयर से, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी बड़ी होती है, कितना टाइम बड़ा है जी, देख लिए लगभग 3.2.62 बड़ा होता है प्रकाश वर्ष से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कर देंगे भाई साहब। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आओ, आज मैं बता रहा हूं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है हम संडे की टेस्ट में कंडक्ट करने वाले हैं। इसके ऊपर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन हम संडे को जो साइंस की टेस्ट होने वाली है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वहां पे आपको सॉल्व भी करना रहेगा टेस्ट। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सीमेंट में किसे गिना जाता है, अभी अभी आपको मैंने बताया था, किसे गिना जाएगा जी। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये इसका उत्तर रहेगा। क्लियर है। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई इकाई नहीं होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, इकाई नहीं होती है, इसकी इकाई नहीं होती है, माने कि ये यूनिट लेस होता है। कैसे होता है जी, यूनिट लेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मैंने अभी अभी आपको बताया था। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या इकाई थी बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई थी आपकी वेबर। क्या इकाई थी, वेबर, वो भी लिख दीजिए। हर एक बात आपको याद करते करते आगे बढ़ना है। हर वो चीज में जो बता रहा हूं, हर चीज कोई ना कहीं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछी गई है, तो वो हर वो चीज आपको याद रखना है। क्लियर है। वेबर, क्या रहेगा, वेबर। और वही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर पूछता है, चुंबकीय प्रवाह का अगर वो घनत्व पूछता है, तो उसका आंसर रहेगा टेस्ला। क्या रहेगा, टेस्ला। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये चारों चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस, जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। रेजिस्टिविटी, जिसे हम प्रतिरोधकता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। उसके बाद कंडक्टेंस, इसे हम सुवाहक बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं सुवाहकता बोलेंगे, सुवाहकता बोलेंगे, ठीक है। अब तीनों चारों में अंतर क्या है, चारों में अंतर क्या है। रेजिस्टेंस आप सभी को पता है, ये प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ा तो भाई साहब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद एक फार्मूला हमें देखा था, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए, ये उसका फार्मूला था। सभी को याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, ये हमने पढ़ा था। तो आर किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके लंबाई के ऊपर, आपका वायर कितना लंबा है उसके डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ में आपने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बराबर है। और इसकी इकाई हमने देखी थी भाई साहब, इकाई थी आपकी ओहम। क्या थी इकाई, ओहम थी। और वही सुवाहकता की अगर बात करो तो एग्जैक्टली 1 रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। माने कि इसकी इकाई क्या रहेगी, इसकी इकाई रहेगी भाई साहब मोह। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये मोह मोह के धागे, ये गाना सुना होगा ना आपने, वही है, ठीक है। इसकी इकाई क्या रहेगी,
एग्जैक्टली इसकी उल्टा, इसका उल्टा, इसका रहेगा ओहम, तो इसका रहेगा मोह। मोह मोह के धागे, ठीक है, मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये हो गया आपका मोह मोह का धागा। ये हो गया, ऊपर में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे गड्ढा बना दियो भाई साहब, ये होगा कंडक्टर्स, और इसी को बोला जाता है सीमेन। सीमेन की स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है, यही होगा शायद, सीमेन की स्पेलिंग यही है। सीमेन की स्पेलिंग क्या है? SIEMENS, SIEMENS, सीमेन, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात आती है रेजिस्टिविटी की। मैं जितने बातें बता रहा हूं सभी लोग आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। रेजिस्टिविटी की अगर बात कर रहा हूं तो यहां पे जो आपको रो दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको रो दिखाई दे रहा है, ये रो माने आपका रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, और इसका फार्मूला आ जाएगा आपका RA/L। क्या आएगा? RA/L। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है जी? ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर के ऊपर, और डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कौन सा है, माने कि आप कौन सी चीज से आपके करंट को बहा रहे हो। बस ये दो चीजों के ऊपर आपकी प्रतिरोधकता डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी क्लियर हो गया है। और साथ में इसकी इकाई भी आपको ध्यान में रखनी है। कोई बता सकता है कि इसकी इकाई क्या रहेगी? कोई है बच्चा अपने पास जो ये बता सके कि रेजिस्टिविटी की इकाई क्या है? ठीक है, फार्मूला से आपको इकाई निकलना आना चाहिए। मैं यही तब से बता रहा हूं, पहले क्लास से बता रहा हूं, जस्ट जो शुभारंभ क्लास है ना, हमारा पहला क्लास TRE 4.0 का, वहां से लेकर अभी तक बता रहा हूं आपको कि आपको फार्मूला से इकाई निकालनी आना चाहिए। तो इसका ही अगर आप निकालते हो तो ये ओहम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर आ जाएगा। एरिया को मीटर स्क्वायर, लेंथ को मीटर, एक एक मीटर कैंसिल हो गया, माने कि आपकी इकाई आ गई भाई साहब ओहम मीटर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसकी इकाई रहेगी आपकी ओहम मीटर। और वही अगर कंडक्टिविटी की अगर इकाई पूछी जाए तो भाई साहब इसका आंसर आप मुझे कर दोगे, इसकी इकाई क्या रहेगी? एग्जैक्टली इसकी इनवर्स रहेगी, 1/रो, 1/रो। चलिए बताइए इसकी इकाई क्या रहेगी? सिंपल सी बात है, क्या रहेगी? सिंपल सी बात रहेगी, इसकी इकाई हो जाएगी 1/ओहम मीटर। क्या हो जाएगी? 1/ओहम मीटर। और 1/ओहम मीटर को कैसे लिखोगे भाई साहब? इसे आप लिख सकते हो 1/ओहम माने क्या होता है? ये होता है आपका मोह होता है, और मीटर को मीटर ही रख लो, ये हो गया मोह डिवाइड बाय मीटर। ये हो गई आपकी इकाई, ये हो गई आपकी इकाई। तो ये चारों बातें जो है ये आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं तो पूछता हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे। अभी जो पढ़ा है उसके ऊपर थोड़े से एक दो क्वेश्चन ले लेते ताकि आपका दिमाग में वो बैठ जाए। चलिए बताइए इसका आंसर। मोह जो है भाई साहब इज अ यूनिट ऑफ, बताइए ये मोह जो है किसकी इकाई है? चलिए बताइए सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। मोह जो है किसकी इकाई रहेगी? चलिए बताइए, मोह एक किसकी इकाई है? अभी अभी बताया भाई साहब हमने, किसकी इकाई रहेगी जी? बहुत बढ़िया, कोई लोग गलत नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। देखिए कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की इकाई अभी मैंने आपको बताया है, ये इकाई रहेगी आपकी कंडक्टेंस की, और कंडक्टिविटी की रहेगी भाई साहब मोह पर मीटर रहेगी। कितना रहेगा? मोह पर मीटर। इसे किसी लोग कैसे लिखोगे? ऐसे, मीटर इनवर्स ऐसे भी लिखा जाता है। रेजिस्टेंस की इकाई रहेगी आपकी ओहम, और रेजिस्टिविटी की इकाई रहेगी आपकी ओहम मीटर रहेगी। क्लियर हो गया है सभी को? ये एक एक बात देखिए, मैंने क्वेश्चन भी वैसे ही डिजाइन किया आप सभी के लिए ताकि हर एक ऑप्शन को आपको यहां पे टैकल करना आ जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने से पहले देखिए कमेंट बॉक्स में आज जो है एक एक बच्ची ने कमेंट किया था, गीता सिंह उनका नाम है। क्या नाम है जी? गीता सिंह जी ने ये एक क्वेश्चन पूछा है कि सर ऑफलाइन क्लास में जाती हूं और मेरे सर ने कहा है कि यूरिया किडनी में बनता है। क्या बनता है? यूरिया किडनी में बनता है, किडनी में बनता है।
तो मेरा डाउट क्लियर कर दिए प्लीज। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? और ये जो मैं नया एक एक पहल बोलिए मैं शुरुआत करने वाला हूं, क्लास होने के बाद, क्लास होने के बाद आप अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखा करें, और क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा अगले सेशन में उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। समझ में आया मैंने क्या बोला है? इसी तरह के क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, और वहां पे उन क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा यहां पे अगली सेशन में लेकर आऊंगा और उसको क्या करूंगा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपका कोई भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में डालो, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सभी मैक्सिमम लोगों ने बोल दिया है कि कुछ लोग बोल रहे अभी भी कि सही है, पर इसका मैं आंसर अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये सभी के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए उसके पहले ये क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर बता दिए। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन, माने कि हमारे शरीर में जो विषहरा पदार्थ होते हैं उनके मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन होता है उसे निकालने के लिए? चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर आपको आ गया मतलब उस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दे दिया, सही है, उसका आंसर है आपका लीवर। कौन रहेगा? लीवर, ये आपका आंसर रहेगा। ये मानव शरीर में एक ऐसा अंग होता है जो हमारे शरीर में बनने वाला जो विष होता है, और वो विष मेनली कौन सा होता है? वो होता है आपका अमोनिया। कौन सा होता है जी? अमोनिया। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा घातक होता है, और इसीलिए इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि कम घातक होता है, लेस पॉइजनस होता है कंपेयर टू अमोनिया। और इसे करने वाला कौन होता है? इसे करने वाला होता है लीवर, जिसके अंदर एक साइकिल होती है, उस साइकिल का नाम है यूरिया साइकिल। साइकिल मतलब वो बाइसिकल नहीं जो भाई साहब चांदी की साइकिल सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट वाला, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, वो वाली साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी चांदी की सीट और सोने की साइकिल है, उसकी बात नहीं है। ये साइकिल माने की एक चक्र की बात कर रहा हूं, एक प्रोसेस की बात कर रहा हूं। उस प्रोसेस का नाम है यूरिया साइकिल। कहां पे होती है? लीवर में होती है। ठीक है, और यहीं पे आपका आंसर भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो यूरिया साइकिल हो रहा है आपका लीवर के अंदर। और ये यूरिया, ये अमोनिया कहां से बना भाई साहब? ये भी तो बड़ा सवाल है। अगर ये शरीर को इतना ही हानिकारक है तो अमोनिया बनाता क्यों है हमारा शरीर? ये भी तो बड़ा सवाल आता है। देखिए आप सभी को पता है, जो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं? प्रोटीन को तोड़ा जाता है, तो तोड़ने के बाद क्या बनते हैं? अमीनो एसिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अमीनो एसिड बनते हैं, और यही प्रक्रिया के दौरान जो है यहां से अमोनिया रिलीज होता है, NH4 रिलीज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, अमोनिया रिलीज होता है, और ये अमोनिया हमारे शरीर के लिए घातक होता है। और ये अमोनिया लीवर में जाकर उसमें यूरिया साइकिल होती है, और इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है आपके यूरिया में, जो कि कम घातक होता है। पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है? पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है? इसका मतलब क्या है? ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, गीता सिंह जी ने जो पूछा है कि यूरिया किडनी में बनता है, कहां पे बनता है, तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए? जिन बच्चों ने बोला कि सर ये सही है, तो आओ सभी लोग आंसर करेंगे। यूरिया किडनी में बनता है क्या जी? नहीं, यूरिया किडनी में नहीं बनता है। वो कहां पे बनेगा भाई साहब? ये लीवर में बनेगा। कहां पे बनेगा? आपके लीवर में बनता है। क्लियर हो गया है? और इसी तरह की पहल अब आज से शुरू होती है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना रहेगा साइंस के रिगार्डिंग, आप सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और उन क्वेश्चन को मैं अगली सेशन में डिस्कस करूंगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मेरे लिए तो मन पसंदीदा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। यूरिया प्राइमरी ऑकर इन ह्यूमन बॉडी, चलिए बताइए। यही क्वेश्चन है ना, उन्होंने पूछा था, सिंह जी ने पूछा था। सिंह जी अगर आज का सेशन देख रहे हैं तो अपनी राय जरूर देंगे, है ना? सिंह जी अगर अपनी राय जरूर देंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया। अभी सभी का करेक्ट हो गया, लीवर। अगर पूछा जाता है कि यूरिन कहां पे बनता है, तो इसका आंसर भी बता दो भाई साहब। यूरिन कहां पे बनता है? यूरिन कहां पे बनता है, इसका आंसर बता दो सभी लोग।
यूरिन कहां पे बनता है जी? यूरिन बनता है आपके किडनी में। कहां पे बनता है? किडनी में बनता है। क्लियर हो गया है? हर चीज लीवर में नहीं बनेगी, तो यूरिन जो है वो किडनी में बनता है, किडनी में सेपरेट किया जाता है उसे ब्लड से। ठीक है, ओके जी, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, बताएंगे द प्रोसेस बाय विच द प्लांट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। माने कि पौधे ऐसी कौन सी प्रक्रिया करते हैं जिससे ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चलिए बताइए, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन। मुझे लगता है कि एकदम पप्पी वाला क्वेश्चन है, ये एकदम पप्पी वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही रहेंगे वोट, है ना? ये तो एकदम पप्पी वाला क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया। इसका आंसर है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये आंसर रहेगा। और फोटोसिंथेसिस में कौन से साइकिल होती है ये भी मुझे आप सभी लोग बताओगे। फोटोसिंथेसिस में कौन सा पिगमेंट होता है ये भी मुझे आप बता दोगे। फोटोसिंथेसिस में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। कौन सा होता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। और कौन सी साइकिल होती है जी? ये होती है आपकी केल्विन साइकिल होती है। कौन सी साइकिल होती है? केल्विन साइकिल होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया है? समझ में आ गया है? क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया। ये केमोसिंथेसिस क्या है पता है आपको? ये केमोसिंथेसिस भी भाई साहब कुछ बैक्टीरियाज करते हैं। कौन करते हैं? बैक्टीरियाज करते हैं। और ये कहां पे रहते हैं? जो गहरे समंदर होते हैं ना, गहरे समंदर में होते हैं। और वो क्या करते हैं भाई साहब? ये सल्फाइड जो होते हैं, सल्फाइड से अपना खाना बनाते हैं। सल्फाइड से खाना बनाते हैं, उस विधि को केमोसिंथेसिस बोला जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो बच्चे 9 10th की एग्जामिनेशन देने वाले हैं और 11 12 की एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन सभी के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि केमोसिंथेसिस माने क्या होती है। केमोसिंथेसिस भी एक प्रकार की खाना बनाने की प्रक्रिया है, जहां पे सल्फाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है आपका खाने में, माने कि ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन करते हैं जी? ये कुछ बैक्टीरिया करते हैं जो गहरे समंदर में रहते हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है जी? बहुत बढ़िया। उसके बाद रेस्पिरेशन की बात करूं, रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग होती है। ये आपकी रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें कितने एटीपी बनते हैं ये भी मुझे बता दो भाई साहब। कितने एटीपी बनते हैं जी? वो बनते हैं आपके 38 एटीपी बनते हैं। उसमें भी 36 बनेंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में और 2 बनेंगे आपके साइटोप्लाज्म में। किसमें बनेंगे? साइटोप्लाज्म माने कि कोशिका द्रव्य में बनेंगे। क्लियर है सभी को? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं ना, आज का सेशन जिस लोगों ने देख लिया ना, कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? कम से कम 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक टॉपिक आपको कवर करके दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस जिसे हम बोलते हैं, प्राकृतिक गैस बोलते हैं, इसका मुख्य घटक कौन सा होता है? क्या वो इथेन होता है, मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है? आप मुझे बताओगे। इसमें जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हैं ये कौन से कार्बन होते हैं? ये कौन से प्रकार के हाइड्रोकार्बन है? ये कौन से प्रकार के हाइड्रोकार्बन है? ये भी मुझे बता दोगे भाई साहब। माने कि वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है माने कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, या भाई साहब ये अनसैचुरेटेड होते हैं? ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। चलिए इसका आंसर तो आपने बता दिया। इसमें होता है मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4। जिसका फार्मूला क्या है? CH4 है। और जितने भी यहाँ पे ANE दिखाई दे रहे, ANE 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 ANE, ये सभी के सभी कौन से हाइड्रोकार्बन है? ये है भाई साहब आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें उन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, बताइए इनमें से सबसे अधिक, इनमें से सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा, माने कि सबसे अधिक क्वथनांक किसका रहेगा। तो इसका आंसर आप लोग क्या करोगे, इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया है। और जो नए बच्चे जुड़े हैं ना आज, उनको बता दो कि ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, पिछले वाले लेक्चर आप देखकर इसे कवर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया। बताएंगे इसका किसका ज्यादा रहेगा सबसे, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगी उसका भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा, ये ध्यान में रखो। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ इसमें से सबसे ज्यादा कार्बन किस में रहेंगे। इसमें कितने कार्बन है जी, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 ही कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है और ब्यूटेन में भाई साहब 4 कार्बन रहेंगे। इस तरह से माने कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा जी, ये रहेगा आपका ब्यूटेन का। किसका रहेगा, ब्यूटेन का रहेगा। और सबसे ज्यादा ऊर्जा भी उससे ही मिलेगी। इतना क्लियर हो गया सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह रही प्रोसेस पूरी की पूरी मीथेन की। मीथेन कहां पे मिलती है, कैसे मिलती है, आप सभी को पता है। और कल मैंने एक क्वेश्चन लिया था, एक कल क्वेश्चन लिया था, आप सभी को पता है, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, रूमिनेंट एनिमल मतलब जैसे कि हमारी काऊ हो गई, गैया हो गई, इनके पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम बता दो जो क्या करते हैं जी, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं और क्या बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उसे बोला जाता है मिथ्यानोजेनिक बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है, मिथ्यानोजेनिक बैक्टीरिया बोला जाता है भाई साहब, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ मीथेन गैस जो है आपके जमीन के अंदर भी मिलती है। ये जमीन के अंदर कहां से आए भाई साहब, ये भी तो समझना होता है। लाखों करोड़ों साल पहले जो बड़े बड़े भूकंप आए, ज्वालामुखी आए, उसके वजह से जो बड़े बड़े जीव थे वो जमीन के अंदर धस गए। वो जमीन के अंदर धसने के बाद उनका डिग्रेडेशन हुआ भाई साहब, वो सड़ गए। और सड़ने के वजह से क्या बना भाई साहब, यहां पे बनी आपकी मीथेन गैस। क्या बनी, मीथेन गैस। और जमीन से अंदर से निकलने वाली जो गैस होती है इसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है जी, प्राकृतिक गैस जिसे बोल देंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ यूरेनियम। ये यूरेनियम की बात जो है कल दानिश सर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे थे, तो यूरेनियम का कंसेप्ट आपका आज यहां पे क्लियर हो जाएगा। और अब मुझे बताएंगे कल दानिश सर के क्लास में कौन कौन बच्चे थे जिन्होंने यूरेनियम के बारे में सुना। एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे, किन किन बच्चों ने कल के क्लास में, दानिश सर के क्लास में यूरेनियम के बारे में सुना। बहुत बढ़िया, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं। और बाकी लोगों ने नहीं सुना। जी हां, बहुत बढ़िया। दानिश सर ने पूछा था कि दुनिया में यूरेनियम के भंडार सबसे ज्यादा कहां पे मिले हैं, यूरेनियम के भंडार सबसे ज्यादा कहां पे मिले। चलिए चलिए बताइए, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। जिन जिन बच्चों ने कल दानिश सर का क्लास किया था सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। बताइए दुनिया में यूरेनियम के भंडार सबसे ज्यादा कहां पे मिले हैं। और ये क्वेश्चन आपके आने वाली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका कजाकिस्तान। क्या रहेगा, कजाकिस्तान रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरती से आंसर किया। और इसका आंसर क्या रहेगा, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। और वो यूरेनियम कौन सा होता है जी, वो होता है आपका यूरेनियम 235, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, 235 होता है। ये उसका परमाणु, ये उसका परमाणु क्या रहेगा, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान रहेगा, है ना। ये उसका कितना दिया है, 235। और मैं आपको बता दूं, मैं एक यहां पे बात क्लियर कर देता हूं, जो नेचुरली यूरेनियम मिलता है, नेचुरली माने कि प्राकृतिक तरीके से, जैसे कि मैं ऐसे पहाड़ियों पे जा रहा हूं, मुझे यूरेनियम पता है कि यहाँ पे मिलने वाला है, और मैं यहाँ पे खोद रहा हूं,
यहां से जो मुझे यूरेनियम मिला है ना नेचुरली प्राकृतिक तरीके से, उसका एटॉमिक नंबर होता है 238 होता है, एटॉमिक मास नंबर 238 होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है, ये उसका समस्थानिक है, ये उसका क्या है, समस्थानिक है, ये आपको याद रखना है। ये यूरेनियम 235 जो है, ये 238 का ये समस्थानिक होता है, जो कि जो कि जो कि आपके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में माने कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्लियर हो गया है, यहां पे बहुत बढ़िया समझ में आ गया है। उसके बाद इसका आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, चलिए बताइए। बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। अभी भाई बताया सभी लोगों को मैंने, अभी अभी बताया है सभी को मैंने कि कौन सा न्यूक्लियर वेपर में इस्तेमाल किया जाएगा, न्यूक्लियर वेपर में कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा जी। बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो रेडियो एक्टिव रहेगा उसी को इस्तेमाल करेंगे। इसका आंसर यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 235 होता है। अब यहां पे समझने की बात यह आती है कि सर आपने बोला कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे 235 को, और ये जो भाई साहब न्यूक्लियर वेपन है माने कि जिसे हम बोलते हैं परमाणु बम बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या वो फट नहीं जाएगा, जी नहीं, जी नहीं। जो आप एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जब इस्तेमाल किया जाते हो तो उसमें भाई साहब कुछ क्या बोलेंगे उसके मंदक का इस्तेमाल किया जाता है। मंदक, मंदक माने जिसे बोलेंगे हम हेवी वाटर, क्या बोलते हैं, हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करता है जी, ये काम करता है जो आपके न्यूट्रॉन वहां से निकल रहे हैं, न्यूट्रॉन इनकी गति कम कर लेगा, मान कि इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है ना उसे सोख लेता है, और उसके वजह से जो है उसको, उस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। पर जब ये न्यूक्लियर वेपन होता है ना भाई साहब, उसमें कंट्रोल नाम की चीज नहीं होती है, उसमें कंट्रोल नाम की चीज नहीं होती है। इसमें एक चेन रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है, और पूरा का पूरा भाई साहब, पूरा का पूरा शहर जो है एक सेकंड में, कुछ मिनटों में पूरा का पूरा भाई साहब बर्बाद हो जाएगा, जलकर खाक हो जाएगा, और इंसान की तो भाई साहब भाप होके उड़ जाएंगे वो। इतनी भयानक ऊर्जा वहां से निकलती है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्या आप सभी को पता है, सभी को पता है, अभी तक, अभी तक आपको यह पता होगा कि जापान के ऊपर अमेरिका ने एटॉमिक बम डाला था। सबको पता है ना, किन किन लोगों को पता है, एक बार बताओगे। ये इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं। सभी लोग मुझे बताएंगे किन किन को पता है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर जो है एटॉमिक बॉम्ब डाला था। मैक्सिमम लोगों को पता है, हिरोशिमा नागासाकी सबको पता है। अब मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन से विश्व युद्ध में यह घटना हुई थी, कौन से विश्व युद्ध में यह घटना हुई थी, चलिए बताएं। साइंस के साथ आपको जनरल साइंस भी पढ़ने को मिल रहा है। चलिए बच्चे यहां पे हिस्सा लेंगे अच्छे से, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर है ना, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वर्ल्ड वॉर में, अमेरिका ने जापान के ऊपर भाई साहब वो डाल दिया था अपना, क्या वो क्या बोलेंगे उसको, एटम बम डाल दिया था। क्या डाला था, एटॉमिक बम, और पूरा का पूरा हिरोशिमा नागासाकी भाई साहब बर्बाद हो चुका था, है ना, बर्बाद हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं है, पर अभी वही उभर कर आ रहा है टेक्नोलॉजी के सबसे सामने, अगर कोई कंट्री होगी तो जापान है ना। चलिए ये देखिए, ये आपका ओरिजिनल नेचुरली मिलने वाला आपका यूरेनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, और उसका एटॉमिक मास जो है 238 होता है, लगभग 238 होता है, 238 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा।
Which isotope of uranium is primarily used in radioactive dating technology? रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए कौन सा यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है? अब इसका आंसर गलत ना करिएगा, ठीक है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? अब मुझे बताइए, एक सिंपल सी बात है, ठीक है? ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो आपको इसे टैकल करना आना चाहिए। अब मुझे बताइए, मैंने अभी अभी बताया प्राकृतिक तरीके से मिलने वाला यूरेनियम कौन सा है। अब मुझे बताइए, हजारों करोड़ों साल पहले जो डायनासोर हो गए, उसके पहले भी अगर मैं बात करूं जो पृथ्वी बनी थी, वहां पे यूरेनियम होगा, वो हमें नेचुरली मिलेगा ना, या कृत्रिम तरीके से मिलने वाला? जी नेचुरली मिलेगा। तो नेचुरली मिलने वाला यूरेनियम ही तो इस्तेमाल करेंगे। माने कि किसे इस्तेमाल करेंगे? यूरेनियम 238 को इस्तेमाल किया जाता है। किसे इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 238 को इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, जैसे कि कल हमारा 500 लाइक का टारगेट कंप्लीट हुआ है, आज भी कंप्लीट करना है। अगर इतने जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन निकाल कर आपको पढ़ा रहा हो तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आपने लाइक करना चाहिए और शेयर करना चाहिए, ठीक है? ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं हम, ठीक है? चलिए 238 रहेगा। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे अभी, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। माने कि दो आवेशों के बीच का बल उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में होता है। इस कथन को किस नाम से जाना जाता है? भाई साहब ये तो सभी को पता है। चलिए सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या रहेगा, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। और 500 के लिए बस 20 लाइक कम है, बाकी बच्चे भी एक बार लाइक कर देंगे। इसका आंसर रहेगा आपका कूलम्स लॉ। क्या रहेगा जी? कूलम्स लॉ। और इन्हीं वैज्ञानिक के वजह से चार्ज को यूनिट दिया गया आपका कूलम। क्या यूनिट दिया गया है? कूलम। आपको याद, ओहम्स लॉ कौन बोला? ओहम्स लॉ कौन बोला? उसको बीपीएससी कभी माफ नहीं करेगी। जिसने ओहम्स लॉ बोला है उसे बीपीएससी कभी माफ नहीं करेगी। ओहम्स लॉ क्या होता है भाई साहब? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, ये आपका ओहम्स लॉ है। क्या है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, यह आपका ओहम्स लॉ है। कूलम्स लॉ क्या है आपको पढ़ना है। कूलम्स लॉ क्या होता है? दो आवेशों के बीच का जो भी फोर्स होता है वो डायरेक्टली, माने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिस्टेंस के स्क्वायर से। इसी प्रकार का लॉ पेड वाले अगर बच्चे कोई क्लास देख रहे तो इसका कमेंट जरूर बताएंगे, इसका कमेंट करेंगे कि इसी प्रकार का लॉ हमने पढ़ा है। उसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल लॉ। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे बताओ, क्या डिफरेंस है? यहां पे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये मास है, ये द्रव्यमान है दो चीजों का, और यहां पे चार्ज है दो दो चीजों का। यहां पे डिस्टेंस है, यहां पे भी डिस्टेंस है, यहां पे भी आपका वर्ग दिया गया है और यहां पे भी आपका वर्ग है। माने कि दोनों भी जो है एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहे। माने कि नीचे सबसे छोटे चार्ज के ऊपर जाओ या ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़े चीजों के ऊपर जाओ, वहां पे जो फोर्स होता है दोनों भी भाई साहब, दोनों का लॉ लगभग समान है। दोनों का लॉ कैसा है? लगभग समान है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको समझ में अगर आ गई है बात तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंडक्टर? सुचालक जो होते हैं भाई साहब उनके बारे में पूछा गया है, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या रहते हैं। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, इसका क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन चालकों के बारे में सही है? चालक माने कि सुवाहक जिसे बोलेंगे, कंडक्टर माने जो करंट को, माने कि विद्युत धारा को बहा के लेके जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहने वाला है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंडक्टर्स हैव, देखिए उसका हाई रेजिस्टेंस अगर है तो उसके हम क्या बोलेंगे? उसे कंडक्टर बोलेंगे क्या? नहीं, उसे क्या बोलेंगे? हम रेजिस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिस्टर बोलेंगे, है ना? उसके बाद कंडक्टर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। अगर कंडक्टर चार्ज को बहने ही नहीं देगा तो वहां से कहां पे करंट बहने वाला है? फिर ये ऑप्शन तो छोड़ ही दो, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर रहेगा। कंडक्टर्स हैव
फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसी के वजह से जो है वो सुचालक होते हैं आपके विद्युत धारा के। आपको एक नमूना दिखाता हूं कि उन परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करते करते आगे बढ़ते हैं, जिसे हम करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और भाई साहब आपने 500 लाइक कंप्लीट कर दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। 500 लाइक कंप्लीट करने के लिए, यही वो आपका प्यार है जिसके वजह से हमारा दिल धड़कते रहता है आप सभी के लिए, ताकि हम आपके लिए कुछ कर सके, कुछ गुजरना है। और आप यहां पे देख सकते हो, सभी को दिखाई दे रहा है? अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। जी सर, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करते करते जा रहा है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और यहाँ पे देखिए ये सर्किट में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, एक सर्किट को छोड़ के, एक ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में, फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, इस तरह से भाई साहब जंप करते करते जाएंगे। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये एक्चुअल में करंट ऐसे बहता है, अगर प्रैक्टिकली देखे तो करंट ऐसे बहता है। क्लियर है जी? समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एन इंसुलेटर? इंसुलेटर के बारे में पूछा गया है, तो सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे नीचे दिए कौन से ऑप्शन है उसमें कुचालक कौन सा है। सिल्वर है, आयरन है, प्लास्टिक है कि एल्यूमिनियम है? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा जी? प्लास्टिक, ये उत्तर रहेगा। कुचालक कौन है? प्लास्टिक है, ठीक है? अच्छा मुझे बताइए, इन तीनों में से, इन चारों में से, प्लास्टिक तो छोड़ दो, ठीक है, इन तीनों में से सबसे अच्छा विद्युत धारा का सुचालक कौन सा होता है? मैं आपको एक और, प्लास्टिक के जगह पे एक ऑप्शन देता हूं, डायमंड। डायमंड माने की हीरा, डायमंड माने की हीरा, ठीक है? अभी आंसर करेंगे सभी लोग। सबसे अच्छा विद्युत धारा का, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा ऑप्शन में से बताना है, ठीक है? इन चार ऑप्शन में से बताना है, पहला रहेगा, दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा या चौथा रहेगा। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने आंसर कर दिया है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये आपका सही रहेगा, माने कि आपका आंसर आ गया सिल्वर। मेरे वही अगर आपको क्वेश्चन पूछूं कि उष्मा का जो ऑप्शन आपको दिए है उसमें सुचालक कौन सा है? अच्छा सुचालक कौन सा है? चलिए बताइए। फिर से ऑप्शन वही रहेंगे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? उष्मा का अच्छा सुचालक कौन सा है इन चार ऑप्शन में से? सिल्वर है, आयरन है, डायमंड है या एल्यूमिनियम है? चलिए अभी यहां पे बच्चे जो है, कुछ बच्चे एल्यूमिनियम बोल रहे, कुछ सिल्वर बोल रहे, कोई डायमंड बोल रहे। तो जिन जिन बच्चों ने डायमंड बोला है, जिन जिन बच्चों ने डायमंड के ऊपर भाई साहब अपना वोट दिया है, उन सभी का कांग्रेचुलेशन। आपको बता दूं भाई साहब, आपको बता दूं, अगर मैं सिल्वर और डायमंड को कंपेयर कर रहा हूं, दोनों को मैं तुलना कर रहा हूं, तो उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका डायमंड। कर लो क्लिक, और जिन जिन लोगों ने सही उत्तर किया है एक बार हाथ उठा देंगे, और हाथ उठाकर बता देंगे कि सर मैंने सही उत्तर दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? और आपको बता दूं कि डायमंड माने कि हीरे की जो उष्मा की सुचालकता होती है, उष्मा सुचालकता होती है, वो लगभग भाई साहब 5 गुना होती है। किसके? सिल्वर के। किसके? सिल्वर के। ये भी आपको याद रखना है। कितने गुना होता है? लगभग 5 गुना ज्यादा होता है, माने कि ये आपका आंसर रहेगा डायमंड। क्या रहेगा? डायमंड रहेगा। और वही अगर पूछा जाए हीरा विद्युत धारा का सुचालक है कि ये डायमंड क्या रहेगा? विद्युत धारा का कुचालक रहेगा। ये कुचालक है भाई साहब किसका जी? आपका विद्युत का। ये भी आपको याद रखना है। ये एकमात्र ऐसा क्या बोलेंगे एलोट्रॉफ है, अपरूप है आपके कार्बन का,
जो क्या करता है, जो ऊष्मा को ले जा सकता है पर करंट को नहीं ले जा सकता है। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? देखिए ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछना पड़ता है, तभी जाकर आप शार्प बनोगे दिमाग से। दिमाग से शार्प बनना है ना आपको, ताकि वहां पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए भाई साहब आपको तोड़ के आना है। और जो हमने वादा किया है, हमने आपने मुझसे वादा किया है कि अगली बार सर जब बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्जामिनेशन होती है 2025 में, जो 15 अगस्त आएगी, उस 15 अगस्त में जो लहराने वाला तिरंगा होता है, उस तिरंगा के नीचे आप एक शिक्षक बनकर उसे सलामी देते रहोगे। ये वादा आप सभी ने किया है? वादा याद है कि भूल गए हो? वादा याद है कि भूल गए हो? सभी लोग मुझे बताएंगे किन किन को सलामी देनी है, किन किन को आगे जाकर वो 15 अगस्त 2025 को एक स्कूल में बच्चों के साथ उस तिरंगे को एक शिक्षक बनकर सलामी देनी है। देनी है? देनी है कि नहीं देनी है? देनी है ना, तो पढ़ाई शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान में रखना है, उस तिरंगे का एक फोटो भाई साहब अपने दिमाग के सामने लगा दो जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो, और हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि उस तिरंगे के नीचे मुझे अगले साल सलामी देनी है। क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट? चलिए, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से, माने कि परजीवी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, बिल्कुल देनी है, अगली साल सलामी देना है। और वो सलामी देते हुए फोटो आप मुझे भेजोगे। वो फोटो में सबको दिखाओगे कि ये मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा मतलब मेरा ये वो स्टूडेंट है जिसने पिछले साल ये प्रतिज्ञा ली थी कि अगले साल में भाई साहब, अगले साल मैंने तिरंगे के नीचे ये क्या करूंगा, उसको सलामी दूंगा। उस सलामी लेते हुए मुझे फोटो भेजोगे आप सभी लोग, ठीक है। मैं राह देखूंगा। एक बच्चे ने भी भेज दिया ना, तो मेरा जितना भी यहाँ पे परिश्रम ले रहा हूं, जितना मेहनत ले रहा हूं, वो सफल हो गया ऐसे मानूंगा मैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे बच्चे होना, ऐसे मोटिवेट रहना चाहिए आप सभी को अंदर से, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा? मलेरिया रहेगा। क्या रहेगा? मलेरिया रहेगा। और सभी ने आंसर दे भी दिया है, सभी ने दे दिया है। तो भाई साहब मुझे बताएंगे ये मलेरिया कौन से मच्छर से होता है? कौन से मच्छर से होता है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। मेरी बता दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ गई है, आपका पता नहीं, पर मेरे रोमटे भी खड़े हो गए जैसे ही मैंने ये बोला कि आपको तिरंगे के नीचे जो है सलामी देनी है। क्योंकि मैं जब भी कुछ बातें आपके लिए बोलता हूं डायरेक्ट दिल से निकलती है। वो दिमाग मेरा सोचता नहीं है कि मुझे ऐसा कुछ बोलना है, वो डायरेक्ट दिल से निकलती है। और जब दिल से कोई बात निकलती है ना, वो डायरेक्टली दिल से ही कनेक्ट होती है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया। ये कौन सा मच्छर रहेगा जी? एनाफिलिस रहेगा। तो यहाँ पे कुछ मच्छर के नाम बता रहा हूं भाई साहब, ठीक है। गंगूराम, शामूराम, सीताराम, ये जो नाम है मच्छर के, ये अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। ये क्या करते हैं? अलग अलग बीमारियां फैलता है। इनका नाम है गंगूराम, जिसका इंग्लिश में नाम है, इसके बोलते हैं हम एडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडीज बोलते हैं, ठीक है। ये कौन कौन सा फैलाता है? इनमें आपको याद रखना है डेंगू। डेंगू आप सभी को पता है, जनरली जो बरसात होती है उसमें डेंगू जो है वो ज्यादा फैलता है, ठीक है। तो डेंगू उसका उत्तर रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चिकनगुनिया भाई साहब, चिकनगुनिया फैलाने वाले भी कौन रहेंगे? आपके गंगूराम माने कि एडिस मच्छर रहेंगे, है ना। उसके बाद आता है आपका एनाफिलिस। क्या आता है? एनाफिलिस। ये भाई साहब मादा की बात कर रहे हैं ना। एनाफिलिस देखो, एनाफिलिस नाम भी लग रहा है मादा का है, कोई महिला का नाम है एनाफिलिस, एडिस एनाफिलिस, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये फैलाता है आपका मलेरिया। क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता है आप में। और साथ में ये जो मच्छर, इसका नाम है क्यूलेक्स। क्या नाम है जी? क्यूलेक्स मच्छर। ये सबसे महत्वपूर्ण कोई बीमारी फैलाता है, वो है आपका वेस्ट नाइल फीवर। ये हमारे पास नहीं दिखता है, जनरली जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे ये मच्छर ज्यादा दिखाई देता है। और एक कॉमन आप बात बता रहा हूं सभी को, ये तीनों के तीनों जो है, गंगाराम, शामूराम, रामूराम जो है, ठीक है, एडिस, एनोफिलिस और क्यूलेक्स जो है, ठीक है, ये सभी के सभी एक कॉमन डिसीज फैलाते हैं जिसे बोलते हैं हम हाथी पाव। जिसे हम क्या बोलते हैं जी? फिलारिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलारिसिस,
रियासिस फिलारिसिस बोला जाता है, ठीक है, फिलारिसिस बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि फिलारिसिस डिसीज हमारे कौन से ऑर्गन को या कौन से सिस्टम को प्रभावित करती है, कौन से तंत्र को प्रभावित करती है, तो वो होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा होता है जी? लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, हाँ, मलेरिया कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करेगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मलेरिया जो है कौन से अंग को इन्फेक्ट करता है, कौन से अंग को इन्फेक्ट करता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी, बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे इसका, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है, आंसर करो। तब तक आप सभी को एक बढ़िया सी गुड न्यूज देने वाला हूं। गुड न्यूज क्या है वो भी बता देता हूं भाई साहब, गुड न्यूज जल्दी मिलती नहीं है ना, शादी करो उसके बाद भी 9 महीने राह देखनी पड़ती है, एग्जाम दे दो बीपीएससी की, 1 साल हो गया फिर भी राह ही देख रहे हो, गुड न्यूज अभी तक आई नहीं है। पर हम चाहते हैं कि आपको गुड न्यूज जल्दी से मिले। बस दे रहा हूँ गुड न्यूज, रुकिए तो सही, सब्र नहीं है आप लोगों में, सब्र करना सीख लीजिए है ना, गुड न्यूज मिल जाएगी जल्दी से, ठीक है। इसका आंसर कर दिया सभी ने? इसका आंसर कर दिया, इसका आंसर क्या रहेगा जी? आपका लीवर रहेगा, लीवर और स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन ये दो ऑर्गन रहेंगे जिसके ऊपर मलेरिया अटैक करता है, ठीक है, जिन्हें हम भी राह देख रहे हैं, गुड न्यूज की हम भी राह देख रहे हैं जी, अनु शर्मा जी, हम भी गुड न्यूज की राह देख रहे हैं, और अगले महीने में हमारा भी गुड न्यूज आ जाएगा, ठीक है, आपको जरूर पेड़े भेजेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए इसका आंसर कर देंगे भाई साहब तब तक, ठीक है, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसके बाद आपको गुड न्यूज दिखा रहा हूं यहाँ पे, बस डाल रहा हूं भाई साहब, बस रुकिए तो सही। ठीक है, इसका आंसर कर दिया सभी ने, इसका आंसर तो आप सभी ने कर दिया, तो यहाँ पे मैंने गुड न्यूज डाल दिया, अपडेट हुई कि नहीं हुई देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये रही आपकी गुड न्यूज, ठीक है, ये रही आपकी गुड न्यूज। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए एक रिवीजन मॉक टेस्ट रखे हैं। कब रहेगी हमारी? संडे को रहने वाली है, शाम 4 बजे, तो सभी लोग जो है 4 बजे हाजिर हो जाएंगे, ठीक है, रविवार को शाम को 4 बजे रहेगी टेस्ट हमारी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, रविवार को शाम 4 बजे रहेगी, टेस्ट रहेगी, और ये बच्चे, हर बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और वो आप खुद के मोबाइल के ऊपर दे सकते हो। ऐसा नहीं कि वाईटी के ऊपर लाइव क्लास में भी टेस्ट देना है, जी नहीं, वो तो टेस्ट अलग ही रहेगी, पर आप खुद टेस्ट दे सकते हो, और हजारों बच्चों में आपका क्या स्थान है, आपकी कैसी तैयारी चल रही है, वो खुद को आप चेक कर सकते हो। और वो जो पूरी की पूरी टेस्ट रहेगी वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड रहने वाली है, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 की फ्री वाली टेस्ट। क्लियर हो गया? यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया है, तो कब रहने वाली है? संडे को शाम 4 बजे रहेगी, ठीक है, यह आपने सभी ने ले लिया है। तो इसी का मतलब क्या है, आपको सब कुछ बातें समझ में आ गई है, क्योंकि आप बड़े ही होशियार लोग हो, तो इसका आंसर भी आप सभी ने कर दिया होगा। इसका आंसर कर दिया ना सभी ने? कर दिया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आपका राइजोबियम रहेगा। क्या रहेगा जी? राइजोबियम रहेगा, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। पर उसके बाद ये एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क करके छोड़ रहा हूं, और साथ में एक और आपको बात बतानी है, कोई भी बच्चा छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में
आपके जो भी क्वेश्चंस है साइंस के रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में आपको डालना है, और इन क्वेश्चंस को जो है मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, उनके डाउट क्लियर करूंगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? और जो मैंने आपको बोला कि संडे को टेस्ट होने वाली है, उस टेस्ट के लिए आपको साइंस बाय टीपी नाम का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपके कमेंट बॉक्स में डाल दी गई है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके ऊपर संडे वाली टेस्ट मिल जाएगी, जो हर एक के लिए फ्री रहेगी। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा उसे ही टेस्ट मिलेगी। फिर से बता रहा हूं, टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद ही उसे टेस्ट मिलने वाले, ठीक है? तो सभी बच्चों से ये अनुरोध रहेगा मेरा कि अगर आपको आपका सिलेक्शन पक्का करना है तो कमेंट बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चन डाल दीजिए। उन सभी क्वेश्चंस को आपके नाम के साथ बताऊंगा कि इस बंदे ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, और हम क्लास में उसे डिस्कशन करेंगे। ये बहुत बढ़िया है, लगेगा कि हम एक दूसरे के साथ बतिया रहे हैं, बात कर ले, ठीक है जी? तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में एक और बात आपको बतानी रह गई है, वो बात ये है कि कल शनिवार को दानिश सर की 3 घंटे की महा मैराथन होने वाली है। उसके बाद आपकी टेस्ट भी रहेगी, तो इसको भी आपको ज्वाइन करना है। कल ठीक 1 बजे से लेकर, कब से जी? 1 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक ये आपका क्लास होगा, ठीक है? सभी लोग इसे ज्वाइन करेंगे और इसके पूरा लाभ उठाएंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसके बाद जो है संडे वाले क्लास के ऊपर आप सभी लोग चले जाओगे, उसे एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी समझ में आ गए कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन लेना है। और लाइक करने के बाद हमें आपका मूड भी समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? लाइक कर दीजिएगा जरूर।